समीक्षित पुस्तक ब्राह्मणवाद की आड़ में गुलामगिरी। लेखक ज्योतिराव फुले। अनुवादक उज्ज्वला म्हात्रे। गुलामगिरी सामाजिक न्याय का आधार ग्रंथ सरकारी विभागों में भट्टों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए तथा शूद्रों के प्रतिनिधित्व को स्थापित करने के लिए फुले के द्वारा सुझाए गए उपाय पर गौर करें तो वर्तमान में हम जिस आरक्षण की मांग करते हैं उसके सूत्रधार ज्योतिराव फुले हैं। ज्योतिराव फुले का जन्म एक माली परिवार में हुआ था। उनका परिवार फूलों की खेती किया करते थे, इसलिए उनके परिवार को फुले उपनाम दिया गया था। जन्म के 1 वर्ष बाद ही फुले की माता का देहांत हो गया था। इस कारण उनका पालन पोषण सगुनाबाई ने किया था। वह ज्योतिराव फुले के पिता गोविंदराव की विधवा बहन थीं और एक ब्रिटिश मिशनरी मिस्टर जॉन के घर में अनाथ बच्चों को पालने का काम करती थीं। ज्योतिराव फुले पहले भारतीय थे जिन्होंने अछूतों और स्त्रियों के लिए विद्यालय खोले। वे जानते थे कि अशिक्षा के कारण ही अछूतों के जीवन में अंधकार है। वास्तव में इन्हें शिक्षा की प्रेरणा ज्योतिराव को सगुनाबाई से ही मिली थी। हालांकि सगुनाबाई का यह प्रयास असफल हो गया। ब्राह्मणों के बहकावे में आकर महार नेताओं ने ही स्कूल को बंद करवा दिया था। भट्ट चाहते थे कि शूद्रों अतिशूद्रों को शिक्षा से वंचित ही रखा जाए। अगर अंग्रेजी सरकार उन्हें शिक्षित भी करना चाह रही है तो उन्हें केवल साक्षर किया जाए और वे पढ़ना लिखना जान जाएं। लेकिन ज्योतिराव चाहते थे कि शूद्रों अतिशूद्रों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। शूद्रों के उच्च शिक्षा से वंचित होने के लिए वे ब्रिटिश सरकार को भी दोषी मानते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने समाज में शिक्षा के लिए टपकन के सिद्धांत का अनुसरण कर रही थी, जिससे शूद्र अतिशूद्र समाज को किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा था। फुले ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि शिक्षा पर एकाधिकार प्राप्त कर लेने के कारण सभी सरकारी नौकरियों पर भी ब्राह्मणों का ही एकाधिकार स्थापित है। कारण यह है कि कोई भी ब्राह्मण शिक्षित होने के बाद किसी भी शूद्र को शिक्षित करने का कार्य नहीं करते हैं। शिक्षा को उन्होंने केवल अपने तक ही सीमित रखा है। अतः सरकार को अछूतों की शिक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन स्वयं करना चाहिए। आयवन कोस्का ने इस संदर्भ में लिखा है कि फुले ब्रिटिश सरकार से अपील करते हैं कि वह शूद्रों की सार्वभौमिक शिक्षा का प्रबंध करें और ब्राह्मण स्कूल शिक्षकों से मुक्ति पाए, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे शूद्र बंधु दास्ता के बंधनों से मुक्ति पा सकेंगे। फुले की अपील की ओर ध्यान दें तो भारत में आज जो 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के अधिकार प्रदान किया गया है, उस सार्वभौमिक शिक्षा की नींव ज्योतिराव फुले ने अपने समय में ही रख दिया था। अनेक ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिनके बारे में फुले के विचार महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक है आरक्षण। ज्योतिराव ने अपने समय में ही किसी भी वंचित समाज को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण को आवश्यक माना था और उसकी मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। गुलामगिरी में इन्होंने भट्टों के द्वारा शूद्रों पर किए गए अत्याचार को दिखाया है। अशिक्षित होने के कारण किस प्रकार वे झूठे कर्ज से दबा दिए गए, उनकी जमीनें हड़प ली गईं। आरक्षण। ज्योतिराव ने अपने समय में ही किसी भी वंचित समाज को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण को आवश्यक माना था और उसकी मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। गुलामगिरी में इन्होंने भट्टों के द्वारा शूद्रों पर किए गए अत्याचार को दिखाया है। अशिक्षित होने के कारण किस प्रकार वे झूठे कर्ज से दबा दिए गए, उनकी जमीनें हड़प ली गईं। भट्टों ने उन्हें जीवन भर अशिक्षित और वंचित बनाए रखने के लिए कूटनीतियां बनाईं और अपना एकाधिकार स्थापित किया। फुले यह जानते थे कि बिना एकाधिकार का अंत किए शूद्रों का विकास संभव नहीं है। शूद्रों की गुलामी के अंत और एकाधिकार की समाप्ति के समाधान के लिए ही वे धोंडीबा से कहते हैं, इसका एक ही उपाय है। समाज में भट्टों की संख्या को देखते हुए सभी विभागों में उनका उचित प्रतिनिधित्व हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता कि भट्टों की नियुक्ति ही नहीं होनी चाहिए। मेरा तो बस इतना ही कहना है
कि अन्य जातियों के अफसरों की भी नियुक्ति होनी चाहिए। सरकारी विभाग में भट्टों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए तथा शूद्रों के प्रतिनिधित्व को स्थापित करने के लिए फुले के द्वारा सुझाए गए उपाय पर गौर करें तो वर्तमान में हम जिस आरक्षण की मांग करते हैं उसके सूत्रधार ज्योतिराव फुले हैं। उन्होंने गुलामगिरी के माध्यम से आज से 150 साल पहले ही इस तथ्य पर विचार किया कि समाज में समता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी नौकरियों में सभी जातियों के लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि किसी भी एक विशेष वर्ग का वर्चस्व कायम स्थापित ना हो। दुखद यह है कि 150 साल पहले की वह मांग आज भी पूर्ण होती नहीं दिख रही है। देश के आज़ाद होने के इतने वर्ष बाद आज भी सरकारी नौकरियों में सभी जातियों की समानुपातिक हिस्सेदारी नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि आज भी उन्हें मुख्य धारा में आने से उसी तरह रोका जा रहा है जिस प्रकार फुले के समय में भट्ट कुलकर्णी शूद्रों को रोका करते थे। न्याय व्यवस्था भी उन्हें न्याय दिलाने में असफल हो रही है। वैसे अछूतों की नियुक्ति भी होती है, लेकिन उनके लिए सफाई कर्मचारी के पद आरक्षित हैं। आज भी इस पद पर दलित ही नियुक्त होते हैं। किसी तरह से अगर कोई दलित नगर पालिका के ऊंचे पद पर नियुक्त हो भी जाया करते हैं तो उनकी स्थिति भी उनकी तरह ही होती है, जिनका जिक्र करते हुए धोंडीबा ने ज्योतिराव से कहा है कि कमेटी में कई ऐसे शूद्र विद्वान हैं जो अपना मत व्यक्त करते समय केवल अपनी मुंडी हिलाते हैं। शूद्र विद्वानों की इसी निष्क्रियता के कारण उन्हें कर्तव्य बोध का ज्ञान देते हुए ज्योतिराव फुले ने पुस्तक की भूमिका में लिखा है, यह उन शूद्रों का भी कर्तव्य है जिन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की है। वे सरकार के सामने अपने बंधुओं की सत्य परिस्थिति पेश करें ताकि वे उन्हें और खुद को भी ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त कर सकें। प्रश्न यह उठता है कि क्या आज भी दलित बहुजनों को इस कर्तव्य को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है? यह बात तो पूरी तरह से सटीक बैठती है कि दलित बहुजन समाज के प्रति कर्तव्य को भूल चुके हैं। मुट्ठी भर दलितों ने सत्ता या समाज में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने के बावजूद आज भी दलित बहुजन सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़े हैं। ज्योतिराव फुले इस बात को भलीभांति जानते थे कि अंग्रेजों के रहते हुए शूद्रों के विकास का आरंभ हो सकता है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा की गई कुछ अभिक्रियाएं उन्हें स्वीकार नहीं थीं। मसलन भट्टों के सुझाव के आधार पर अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम बनाए थे उससे वे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भट्टों ने बद्दी चालाकी से उन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जिनके शामिल कर लेने पर भट्टों के पूर्वजों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता था। वर्तमान के संदर्भ में भी एक विचारणीय तथ्य ये है, आज भी हमारे पाठ्यक्रम में वे पुस्तकें शामिल नहीं की गई हैं जिनसे यह भय हो कि समाज से अंधविश्वास, सामाजिक व्यवस्था, रूढ़िवादिता आदि पर प्रश्न उठ सकें। गुलामगिरी पुस्तक केवल शूद्रों के प्रति किए गए अत्याचारों का दस्तावेज नहीं है। भट्टों ने अपनी स्त्रियों को भी जिन अधिकारों से वंचित रखा और निरंकुश होकर उनके जीवन को भी नारकीय बनाने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। फुले ने उन सभी कुप्रथाओं और परंपराओं का वर्णन इस पुस्तक में किया है। यथा स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार प्राप्त नहीं थे, विधवा होने पर उन्हें पुनर्विवाह का भी अधिकार नहीं था। अपनी वास्तविक सौंदर्यता का अंत करके विधवा स्त्रियां कुपरंपराओं का पालन करने के लिए बाध्य थीं। फुले वास्तव में शोषण का अंत करना चाहते थे, चाहे शोषित शूद्र हो या भट्ट समाज की स्त्रियां। यही कारण है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने एक प्रसव गृह बनवाया था जहां पर लोकलाज के भय से भट्ट विधवा स्त्रियां अपना प्रसव कराया करतीं। यहाँ तक कि वे स्त्रियां अपने बच्चों को आश्रम में छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र थीं। उन अनाथ बच्चों का पालन पोषण फुले दंपत्ति ही करती थी। गुलामगिरी संवाद शैली में लिखी गई है। फॉरवर्ड प्रेस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व उज्ज्वला म्हात्रे द्वारा मूल मराठी से अनुदित इस पुस्तक के संदर्भ में
फुले के 3 नामों ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले और ज्योतिराव फुले पर विचार किया गया है तथा पुस्तक में इन्हें ज्योतिराव फुले कहकर ही संबोधित किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सदियों पहले ब्राह्मणों को भट्ट कहकर संबोधित किया जाता था। इस पुस्तक में ब्राह्मणों के लिए भट्ट शब्द का ही उपयोग किया गया है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्षों पहले ज्योतिराव फुले के द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दे देश के स्वाधीन होने पर भी वर्तमान में हमारे समाज में जीवित हैं। तथाकथित विशेष वर्ग के द्वारा निर्मित धार्मिक नियम, सामाजिक व्यवस्था से हम आज भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि हम अपने देश की स्वाधीनता पर एक बार पुनर्विचार करें, आधुनिकता की परिभाषा को फिर से परिभाषित करें। कहने को हमने आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन समस्याएं तो आज भी उसी रूप में जीवित हैं जिनका अंत करने के लिए ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी की रचना की। इस संदर्भ में प्रकाशक ने ठीक ही लिखा है कि आज से 1.5 सदी पहले फुले के जो सरोकार थे वे आज भी हमारे सरोकार होने चाहिए। आज भी आबादी का बड़ा हिस्सा शूद्र अतिशूद्र हाशिए पर है और समाज और सत्ता प्रतिष्ठानों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ब्राह्मणवादी मिथकों का कुप्रभाव समाज पर अब भी हावी है और वे सामाजिक विभाजन तथा गहन शैक्षणिक व आर्थिक असमानता का पोषण कर रहे हैं। समीक्षित पुस्तक ब्राह्मणवाद की आड़ में गुलामगिरी, लेखक ज्योतिराव फुले, अनुवादक उज्ज्वला म्हात्रे।